Shri Gopal Krishna Agrawal, brother, National Spokesperson, Economic Affairs, Bharatiya Janata Party, and Independent Director, BPCL. आइए brother. धन्यवाद दीदी. ओम शांति. मैं तुलसियान जी ने तो कहा कि मैं पहली बार आया हूं और बार बार आऊंगा. मैं तो बार बार आ ही रहा हूं, कई बार आ चुका हूं. मेरी यहाँ पे भी दूसरी विजिट है. मैं विश्व के कई सेंटर्स में भी, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में, कीनिया में, यूएस में, जगह जगह गया हूं. कभी कभी मौका मिल जाता है, जब जाता हूं तो मैं चला जाता हूं. मुझे अच्छा भी लगता है. भारत में तो मेरा संपर्क कई जगह पे रहा. कुंभ में मैं ज़्यादातर हर बार गया हूँ इलाहाबाद को लेके, और भी प्रयाग के, हरिद्वार में. तो हर बार एक बार सेंटर में जरूर वहाँ पे विजिट करता हूँ, क्योंकि कुंभ में जिस तरह के विचार हैं, जिस तरह की भावनाएं हैं. और यहाँ अटल जी के साथ में आया. नोएडा में मेरा निवास है. वहाँ पे तो कई कार्यक्रमों में, शिवरात्रि के और भी माँ दुर्गा के सब कार्यक्रमों में 26 सेक्टर में वहाँ पे बड़ा सेंटर है, वहाँ पे मैं जाता हूँ. और मैं तो एक बहुत बचपन में मुझे ध्यान है कि मैंने पटेल नगर में एक बार 2-3 दिन का शिविर भी किया था. तो मेरा संबंध तो ब्रह्म कुमारी संस्था से बहुत पुराना है. और मुझे तो ऐसे लगता है यहाँ पे आया हूँ, घर वापसी की तरह यहाँ पे आया हूँ. आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. यहाँ पे जो मंच पे आशा दीदी हैं, तो श्रीपाल जैन जी को हमने सुना, तुलसियान जी को सुना, यशु जी जो मंच संचालन कर रहे हैं. यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी बहुत लोग हैं. सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ. एक बार मेरे साथ जोर से हाथ उठा के मैं नारा दूंगा, भारत माता की जय. आप सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. साथियों, मैं इस विषय पे थोड़ी अपनी विचार रखूंगा. यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो टॉपिक था, वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग. रियली अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो वर्ल्ड में काफी चेंजेस आ गए हैं. और कोविड के बाद तो ये बहुत ही बड़ा चेंज पूरे विश्व में हुआ है. आध्यात्मिकता, जीवन के स्टाइल, हेल्थ, इन सब के लिए, परिवार के वैल्यूज के सिस्टम्स को लेके, केवल जो एक प्रोफेशनल, यहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग इकट्ठे हुए हैं, केवल एक कैरियर ओरिएंटेशंस के ऊपर ही जो जाते हैं, तो एक बदलाव आया है, बदलाव सोच में आया है. तो ये टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है. और आप 2 दिन तक यहाँ पर इस रिट्रीट में जिस तरह का आपको आपस के इंटरेक्शन के साथ ओरिएंटेशन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ला सकता है. कई बार छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकती है. तो मैं कुछ अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ग्लोबल डिसरप्शंस है, वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशंस क्या आ रहे हैं. वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के रूप में. आप सब प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस के लाइन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं. टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस बहुत तेजी से आ रहे हैं. चाहे डिजिटल पेमेंट को ले लें, चाहे यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, 5G, 6G, ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस बड़ी तेजी से आ रहे हैं. तो हमें उन टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस को समझ के उनको अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने कैरियर ओरिएंटेशन में कैसे ओरिएंट करना है, इंटीग्रेट करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. दूसरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल लेवल पे आ रहा है, वो जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन से, ऑर्डर से. आप देखिए, एक समय था यूएस की हेगेमनी, या यूएस इज द बिगेस्ट लीडर ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. वो जो कहता था वो एक गॉड फाइनल वर्ड था. लेकिन आज आप देखिए कि भारत का महत्व जियोपॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि हम भारत से ज्यादा कंसर्न्ड हैं इस समय, ऐसे समय पे हम जुड़े हुए हैं इस देश से, ऐसे मूवमेंट पे है जब 75 साल हमारी स्वतंत्रता को पूरे हो गए, और अब हम 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष के स्थान पे जा रहे हैं. और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम अमृत काल की फाउंडेशन इस समय रख रहे हैं, और इस 25 साल में कलेक्टिव
कलेक्टिव विल पावर, कलेक्टिव विजन और कलेक्टिव एफर्ट से भारत को विश्व गुरु के स्थान पे, भारत को ग्लोबल लीडरशिप के स्थान पे 2047 में देखना चाहते हैं, तो उसमें यह जो जियोपॉलिटिकल जो ऑर्डर्स हैं, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर हो, उसमें बढ़ता हुआ भारत का रोल हो, G20 समिट के ऊपर ग्लोबल प्रेसिडेंटशिप भारत के पास आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरह से भारत का रोल है, इस तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत के लिए एक के बाद एक कंट्रीज आगे आ रहे हैं। तो इसमें भी हमें देखना चाहिए कि इस लेवल पे भी भारत का बहुत बड़ा रोल इस ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ता जा रहा है। चाइना यूएस फ्रिक्शन के भी आप देखिए, आज यूएस भी सोचता है कि भारत को हम अपने साथ ले लें। चाइना एक तरीके से ग्लोबल सुपर पावर के रूप में जो बन रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं, कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चाइनीज इकोनॉमी इज अंडर रिसेशन। तो ग्लोबल ऑर्डर में काफी चेंजेस आ रहे हैं, विश्व भारत के ऊपर लीडरशिप के रोल में देख रहा है, और करंट लीडरशिप इस तरह से है कि जो अपने देश को ट्रांसफॉर्म तो कर ही रही है, लेकिन वह ग्लोबल लीडरशिप को एज्यूम करने के लिए भी अपने देश को प्रिपेयर करने के लिए फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर रही है। तो ये जो दूसरा आपका टॉपिक है, व्हाट अबाउट यू, मतलब किसी चीज में सेंटेंस में पूरा जो इस पूरा का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा है कि ग्लोबल जो डिसरप्शंस आ रहे हैं, ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। तो यह 2 दिन में मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज होगी जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। क्लाइमेट चेंजेस के बारे में आप सुनते होंगे, क्योंकि आज सब इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया, गूगल बाबा और ये सब तरीके से इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने तुरंत पहुंच जाती है, और हम लोग बहुत समय सोशल मीडिया पे लगाते भी हैं। तो क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात आती है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में है, हेल्थ और एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं। तो ये जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, उसमें हमें भी उसकी अपनी तैयारी करनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि इंडिया का रोल, जो मैंने कहा, इंडिया का रोल बढ़ता जा रहा है, और यह केवल हम ही नहीं कह रहे, ग्लोबल लेवल पे इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इसका एक और कारण मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं जो बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल पे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, कि इंडिया का जो ग्लोबल रोल है वो केवल इसलिए नहीं है कि विश्व का भारत के प्रति प्रेम उभर आया है, इसलिए है कि विश्व मान रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया विल ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमी, इसलिए एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आने वाले 1-2 दशक में होने वाला है, उसको इंडिया ड्राइव करेगा। और इंडिया की इकोनॉमी तो स्ट्रांग फुटिंग पे है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स वगैरह को लेके, सब चीज़ों को लेके, और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, हमारा जो इतने साल का इतिहास अगर हम देखें, तो एक समय था जब हम विश्व के 26% ट्रेड को इंडिया ड्राइव करता था, और एक बीच में ऐसा काल आया लगभग 1000 वर्ष का, जब हम धीरे से धीरे अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने अंडरमाइन करके, और ये हो गया कि हमारी एक स्थिति आ गई कि विश्व के मात्र 2% वर्ल्ड ट्रेड को हम डील करते थे। तो 26% से हम 2% पे आ गए। जिस वक्त हम 26% इकोनॉमी को, ग्लोबल ट्रेड को ड्राइव करते थे, तब इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी, सभी तरह के आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन ये सब थे। तो हमें वह इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुनः प्राप्त करना है। तो यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यही विश्व भी इस बार मान रहा है कि आने वाले 1-2 दशकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। और उसमें एक तो होता है किसी भी देश के उन्नति विकास के लिए इंडिविजुअल सिटीजन्स होते हैं, दूसरा होता है कॉर्पोरेट सिटीजन्स है। जितना महत्वपूर्ण देश के प्रगति और विकास और स्ट्रेंथ के लिए इंडिविजुअल है, उतना ही आर्थिक विकास और प्रगति के लिए कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में कॉर्पोरेशंस हैं। और इस ग्लोबल, ये जो कॉर्पोरेट सिटीजन्स को मैं मानता हूं कि ये जो कॉर्पोरेट सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन में, उसमें प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल है।
कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, रेगुलेशंस को लेके, एथिकल वैल्यूज को कॉरपोरेशंस में इनकॉर्पोरेट करके। तो यह सब चीजें अगर हमारे जैसे इंडिविजुअल की, अभी तुलसीयान भाई साहब ने कहा या शिवपाल जी ने कहा या दीदी जी को हम सुनेंगे कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल हेल्थ, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिज्म का जैसा इंडिविजुअल के महत्व है, सिमिलर महत्व जो है कॉर्पोरेट सिटीजन्स का भी देश के ग्रोथ और प्रगति में होता है, और उसमें फाइनेंस प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल और महत्व होता है। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी हमें अंडरलाइन करना चाहिए। और पिछले 9 साल में एक दो बातें कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि पिछले 9 साल में मोदी जी का कार्यकाल आप देखें तो उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत मजबूती से, फोकस तरीके से काम किया है। उन्होंने ये किया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए, चाहे वो वेलफेयर स्कीम में सोशल डिलीवरी में टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात हो, या कोविड के समय एप्स को यूज करते वैक्सीनेशन की बात हो, ये वेरियस एस्पेक्ट्स में जनधन अकाउंट, महिला सशक्तिकरण के लिए जो अकाउंट, जो अलग अलग काम करते हैं, इन सब में टेक्नोलॉजी को ड्राइव करके स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लेके एक टेक्नोलॉजी को यूज करके इकोनॉमिक इकोसिस्टम को क्रिएट किया है। डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट को बहुत तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूज किया है, और आज हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में है वो एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा रहा है। चाहे वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, IMF को देख लीजिए, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने क्रिएट किया है सर्विस डिलीवरी के लिए, टैक्सेशन के लेवल पे, और चाहे GST का इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे अलग अलग कंपनीज के ई-असेसमेंट वाली आगे की बात हो, इसमें जिस तरह को टेक्नोलॉजी को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया है, उसमें भी एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस इकोसिस्टम को प्रोवाइड किया है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ग्लोबल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से हो रहे हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन में भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल उभर के आ रहा है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। उस आर्थिक महाशक्ति के रूप में कोई सरकार ही केवल करेगी यह बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री जब अभी 11 अगस्त को उन्होंने एक नया मेरी माटी मेरा देश करके एक कैंपेन लॉन्च किया है, उसमें उन्हें पंच प्रण कहे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कलेक्टिव विल पावर, कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा हम भारत को इस महत्वपूर्ण 25 वर्ष में उस स्थान पे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है यह चीज बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और उसमें उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ के, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयारी करके हम अपने इंडिविजुअल को कैसे बदलाव कर सकते हैं, तो उसमें स्पिरिचुअलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कई सन्यासियों के साथ ही मेरा काफी इंटरेक्शन हुआ है। मैंने देखा भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, भारत का जो ट्रेडिशन है, उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किया है। स्पिरिचुअलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विकास के लिए। उस चीज को अगर अपने जीवन के लाइफस्टाइल में, अपने विचारों में, अपने कार्यों में अगर हम ले आते हैं तो हम लोग we will be ready for transforming for what the world is transforming. लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम जो प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको ये भी देखना चाहिए प्रधानमंत्री का विजन किन एरियाज में फोकस करके आने वाले डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आ रहा है। क्योंकि मैं आर्थिक विषय देखता हूँ इसलिए मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि 2 एरियाज हैं जिसमें प्रधानमंत्री मानते हैं कि फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर ओरिएंटेशन अगर हमारा सब हो, हमारे परिवार के बच्चों का हो, हमारे अपने कैरियर का हो, हमारी एक्टिविटीज का हो, तो हम लोग अपने आप का तो विकास करेंगे, साथ में देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। तो 2 एरिया उन्होंने अंडरलाइन किए हैं
जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक है नॉलेज इकोनॉमी, जिसके बारे में मैंने कुछ चीजें बताई है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन लेवल पे काम हो, चाहे जो और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सब चीजों को बहुत महत्वपूर्ण रोल नॉलेज इकोनॉमी के रूप में बहुत सारे इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, चाहे बजट के थ्रू या वेरियस एक्टिविटीज के लिए। और दूसरा जो कि हम लोगों के लिए और ऐसी सोशल स्पिरिचुअल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है, वह उन्होंने इस बार G20 के ऊपर अंडरलाइन किया है, वो कल्चरल इकोनॉमी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कल्चरल इकोनॉमी को उन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ को आने वाले समय में नॉलेज इकोनॉमी तो प्रोपेल करेगी, कर भी रही है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चिप टेक्नोलॉजी वो सब कर रही है, लेकिन कल्चरल इकोनॉमी बहुत तेजी से इंडिया की इकोनॉमी को प्रोपेल करेगा, ग्रोथ को प्रोपेल करेगा। और उसमें वो अंडरलाइन करते हैं कि इंडिया के पास ऐसा कंटेंट है, स्ट्रेंथ है, उसको चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, आर्किटेक्चर हो, फूड है, फेस्टिवल है, हैंडीक्राफ्ट्स है, लैंग्वेजेस है, तो इन सब चीजों को मिला के जो कल्चरल इकोनॉमी का जो रिवोल्यूशन इंडिया के पास है, जो कंटेंट है, वो जो ग्लोबल लेवल पे जाएगा, इन सब क्षेत्र में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो विश्व पटल पे जब जाएगा तो इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की स्ट्रेंथ और लीडरशिप पूरी तरह से अच्छी तरह से विश्व पटल पे स्टैब्लिश होगी। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें, कल्चरल इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी पे हमें कम काम करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण एरिया, ये हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे आएंगे। और जो एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है एरियाज ऑफ प्रोफेशनल वर्क क्या हम कर सकते हैं। वह कॉरपोरेट लेवल पे एथिकल वैल्यूज़ को अपनी वर्किंग इन स्टाइल में वर्क के अंदर अलाइन कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम एज ए कॉरपोरेट सिटीजन, इंडिविजुअल सिटीजन देश की प्रगति और विकास के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे यहाँ बुला के कुछ अपनी बातें बोलने का मौका मिला। भारत माता की, भारत माता की।